बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करना। इसके रिलेवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 39 टू 41। अब सेक्शन 39 कहता है व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, यानी कैंसिलेशन कब ग्रांट हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है। एनी पर्सन अगेंस्ट whom written instrument is void or voidable and who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable, and the court may in its discretion so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled। अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जो कि इसके लिए वॉइड या वॉइडेबल हो, और उस बंदे को ये डर हो कि अगर मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मुझे इंजरी काज कर सकता है, तो वो बंदा उस इंस्ट्रूमेंट को वॉइड और वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट में सू कर सकता है। उसके बाद कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने का फैसला सुना देगी। अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने आपको धमकी दे के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया और वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वॉइड है या वॉइडेबल है। अब धमकी देना यानी उसने धमकी दे के आपको एंटर करवाया, वो आपके लिए वॉइडेबल है, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए और आप उसको अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए राजी हो गए। अब उस सिचुएशन से अगर आप निकल जाते हो, यानी जहां पर वो आपको धमकी दे रहा था, अब आप अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो ये आपको इंजरी काज कर सकता है, यानी आपकी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। तो आप कोर्ट में जाके इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो। अब कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अब जो रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या अनलॉफुल है या फिर परचेजर ने कोई डिफॉल्ट किया है तो वो रिसाइंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। लेकिन कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट यानी फॉर्मल रिटन ऑर्डर दैट एक्सप्रेस सम लीगल एग्रीमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट, लीज, सेल डीड, विल डीड। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सेल डीड भी हो सकती है, विल डीड भी हो सकती है, एग्रीमेंट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। लेकिन वो जो रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था, वो दो पार्टीज के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अनलॉफुल है या फिर परचेजर ने डिफॉल्ट किया है तो वो रिसाइंड हो सकता है। और ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी अगर किसी पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और किसी पार्टी ने आपकी प्रॉपर्टी के लिए कोई झूठा इंस्ट्रूमेंट बनवा दिया है, आपकी प्रॉपर्टी है और आपको कुछ पता ही नहीं, और आपकी प्रॉपर्टी के लिए किसी ने कागजात बनवा लिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, अपने नाम करवा ली, तो यहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, उसने चोरी वो कोई चीज बना दी। तो जब आपको पता चले कि इसने ये झूठा फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो आप कोर्ट में जाके वो कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन जो रिसीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होता है, और जो कैंसिलेशन है ये इंस्ट्रूमेंट रिसाइंड होता है। वो इंस्ट्रूमेंट सेल डीड भी हो सकती है, विल डीड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एग्रीमेंट भी हो सकता है। या फिर अगर आपकी बाइक है, किसी ने झूठे कागजात बनवा के ये जाहिर कर रहा है कि ये बाइक मेरी है, तो आप अगर कोर्ट में नहीं जाते तो वो आपको नुकसान होगा, आपको इंजरी काज हो सकती है। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाते हो, ये कहते हो कि इसने जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है ये फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी झूठा इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको कैंसिल करवा सकते हो। अब फर्दर कहता है इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट द कोर्ट शैल आल्सो सेंड ए कॉपी ऑफ इट्स डिग्री टू द ऑफिसर in whose office the instrument has been so registered, and such officer shall note on the copy of instrument contained in his books the facts of its cancellation। और अगर किसी ने वो जाली इंस्ट्रूमेंट बनाया है और उसने वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करवा दिया है, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी के नाम पे किसी ने जाली इंस्ट्रूमेंट बनाया और उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर भी करवा लिया, तो कोर्ट के पास जब आप जाओगे और कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देगी और आप कोर्ट को ये कहोगे कि इसने ये इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर भी करवा दिया है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो कोर्ट अपनी डिग्री की, जो कोर्ट ने अपना फैसला दिया है उसकी कॉपी उस ऑफिसर को भी भेजेगी जिसकी ऑफिस में वो रजिस्टर हुआ है। तो जब वो कॉपी उसके पास पहुंचेगी, उस ऑफिसर के पास जिसने रजिस्टर किया था, तो वो ऑफिसर भी वो सारी चीजें नोट कर देगा कि फलां डेट पे, फलां तारीख
पे जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी और इसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी ये कैंसिल हो चुकी है कोर्ट की तरफ से, तो उस इंस्ट्रूमेंट पे वो ऑफिसर वो चीज़ें नोट कर देगा, तो वो ऑफिसर भी उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। अब इसकी हम कुछ इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। पहली है, ए द ओनर ऑफ शिप फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू सी वर्दी इंड्यूसेस बी एन अंडर राइटर इंश्योर हर बी में ऑब्टेन द कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी। अब ए जो है एक शिप का ऑनर है और बी एक इंश्योरेंस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। अब ए बी को कहता है कि ये जो मेरी शिप है ये समंदर में चल सकती है, इसकी आप इंश्योरेंस कर दो। अब बी जो है उसकी इंश्योरेंस कर देता है। अब बी को बाद में पता चलता है कि ये तो शिप जो है इसकी है वो ख़राब है, ये समंदर में चल ही नहीं सकती और इसने मुझे कहा था कि ये चल सकती है। तो बी कोर्ट में जाके इस पॉलिसी की कैंसिलेशन ऑब्टेन कर सकता है। अगर बी कैंसिलेशन ऑब्टेन नहीं करता तो आगे चल के ए जो है कोर्ट में जाएगा, ये कहेगा कि मैंने इसकी इंश्योरेंस ली थी इस शिप की, लेकिन अब ये शिप खराब हो गई है तो मुझे अब इंश्योरेंस के पैसे चाहिए। तो ए ने तो झूठ बोला था, उसकी ये शिप पहले ही खराब थी, उस खराब शिप का इंश्योरेंस उसने लिया था और जब बी को पता चला तो वो इस पॉलिसी की कैंसिलेशन हासिल कर सकता है। अब इसका दूसरा मिसाल है, इसमें ये कहता है कि ए ने बी को एक लैंड कन्वे की और बी ने वो लैंड सी को वसीयत कर दी, यानी बी ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो ये लैंड जो है सी की होगी। अब ये चीज़ें हो जाती हैं, बी मर जाता है, तो अब बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सी की होनी चाहिए जैसे बी ने वसीयत की थी। अब उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे डी जो है कब्जा कर देता है और फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट बनवाता है, जाली इंस्ट्रूमेंट बनवाता है और उसमें ये कहता है कि ए ने बी को मेरे लिए ये ज़मीन कन्वे की थी और बी ट्रस्टी था और मैं बेनिफिशियरी हूँ। तो यहाँ पर सी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है डी की तरफ से, इसके लिए सी कैंसिलेशन करवा सकता है। अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। जैसे अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंसिलेशन और रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा फर्क है, तो कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट की होती है। इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं, सेल डीड, विल डीड, कोई भी अगर झूठे कागजात बनवाता है तो वो कैंसिल हो सकते हैं। और जो रेसिजन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट की होती है, जो अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आप रिसाइन करवा सकते हैं। अब तीसरा मिसाल है, इसमें ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी को एक ज़मीन सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको वो ज़मीन 1 जनवरी 1877 को कन्वे करता है। उसके बाद ए जो है फ्रॉड से उस ज़मीन का कुछ पार्ट सी को लीज कर देता है, किराए पे दे देता है और उस इंस्ट्रूमेंट पे वो 1 अक्टूबर 1876 लिखता है और वो जो उसको लीज पे देता है उस लीज को वो रजिस्टर भी करवा देता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर बी कैंसिलेशन ऑफ दिस लीज हासिल कर सकता है, यानी ए ने बी को वो ज़मीन दी 1 जनवरी 1877 को और बाद में उसने उस ज़मीन का थोड़ा सा पार्ट सी को किराए पे दे दिया और उस इंस्ट्रूमेंट पे उसने 1876 तारीख लगा दी और उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर भी करवा दिया। जब बी को पता चलता है तो बी यहाँ पर इस लीज के इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन हासिल कर सकता है। सेक्शन 40 कहता है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शली कैंसिल्ड, कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आधे कैंसिल हो सकते हैं। वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशन द कोर्ट में इन प्रॉपर केस कैंसिल इट इन पार्ट एंड अलो इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू। इसमें कहता है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मुख्तलिफ लोगों के राइट्स और ओब्लिगेशन का सबूत है तो कोर्ट प्रॉपर केस में उस इंस्ट्रूमेंट को आधा कैंसिल करेगी और बचा हुआ अलो करेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए ड्राज ए बिल ऑन बी हु एंडोर्स इट टू सी। ए ने एक बी के लिए बिल बनाया और बी ने वो सी को सिग्नेचर करके दिया। By whom it appears to be endorsed to D, who endorses it to E. C endorsement is forged. C is entitled to have such endorsement cancelled, leaving the bill to stand in other respect. अब A ने B को वो बिल ड्रा करके दिया और B ने वो बिल जो है C को एंडोर्स कर दिया। अब यहाँ तक तो मामला सही था। अब आगे जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए गए उसमें ये कहा गया कि C ने D को ये बिल एंडोर्स किया है और D ने आगे E को एंडोर्स किया है। अब सी ने जो डी को एंडोर्स किया ये जाली था, ये फ्रॉड से किया गया और डी ने ई को किया, ये भी फ्रॉड था। तो यहाँ पर सी इस एंडोर्समेंट को कैंसिल कर सकती है जो सी के बाद डी को हुआ, यानी एंडोर्समेंट सिर्फ बी ए से लेकर ए ने बी के लिए बनाया और बी ने सी को एंडोर्स कर दिया, यहाँ तक लॉफुल थी। और सी ने जो डी को किया था ये फोर्ज्ड था।
और डी ने ई को किया, ये भी फॉल्स। तो सी यहाँ पर इस इंडोर्समेंट को कैंसिल करवा सकती है और इसके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं जो पहले हुआ था वो लॉफुल थे और वो अलो होंगे। तो जो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कुछ आधे उसके लॉफुल होते हैं आधे अनलॉफुल, तो वो उसका जो पार्शियल इंस्ट्रूमेंट है वो पार्शियली कैंसिल हो सकता है। फिर हमारा आता है सेक्शन 41, पावर टू रिक्वायर पार्टी फॉर होम इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल्ड टू मेक कंपनसेशन। On adjudging the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other party which justice may require। इसमें भी यही कहता है कि अगर जिस पार्टी की फेवर में कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल किया गया है तो कोर्ट उस पार्टी से उम्मीद रखेगी कि अगर उस पर कोई कंपनसेशन बन रहा है तो वो अगली पार्टी को कंपनसेशन पे करे। यानी अगर मेरे फेवर में इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हुआ है और मुझ पे अगर कोई कंपनसेशन बन रहा है तो कोर्ट मुझसे ये उम्मीद रखेगी कि आप अगली पार्टी को वो कंपनसेशन पे करो। यानी यहाँ पर वो मैक्सिम अप्लाई हो रहा है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। यानी अगर कोई अदल इंसाफ हासिल करना चाहता है तो उसको भी अदल इंसाफ करना चाहिए। तो यानी अगर मेरे फेवर में कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हुआ है और अगर मुझ पे कोई कंपनसेशन बन रहा है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मुझसे कंपनसेशन अगली पार्टी के लिए मांग सकती है। If you want to download the notes of Specific Relief Act, so there is a link in description, so click on the link to download the notes of Specific Relief Act and share with your friends। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस वीडियो पे कमेंट लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ये वीडियो जो कि लॉ के स्टूडेंट्स हैं। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।